10 मई 2026। एक स्टेट से बोली गई सिर्फ एक लाइन ने पूरे देश में हलचल मचा दी। सोना मत खरीदो। लेकिन सवाल ये है, आखिर इंडिया को गोल्ड से इतना डर क्यों लगने लगा? और क्या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक संकट छुपा था? एक शहर था, रोशनी से जगमगाता, शोर से भरा, जिंदगी की भागदौड़ में डूबा हुआ। लेकिन उस रात 10 मई 2026 की रात हैदराबाद के उस विशाल मैदान में जब माइक पर एक आवाज गूंजी तो पूरे देश ने एक पल के लिए सांस रोक ली। वो आवाज थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उन्होंने जो कहा वो शायद आजाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहले कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा, 1 साल तक सोना मत खरीदो, बस इतना। लेकिन इन 4 शब्दों ने जो तूफान खड़ा किया वो आज भी थमा नहीं है। सवाल उठा, क्यों? आखिर क्यों एक प्रधानमंत्री को अपने देश के लोगों से ये कहना पड़ा कि वो सोना ना खरीदें? क्या देश पर कोई संकट आने वाला है? क्या अर्थव्यवस्था की नींव हिल रही है, या फिर ये किसी बड़े खेल की शुरुआत है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस पूरी कहानी को खोलेंगे परत दर परत, क्योंकि ये सिर्फ सोने की बात नहीं है, ये उस देश की बात है जो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक तूफान के मुहाने पर खड़ा है। सोना भारत में ये सिर्फ एक धातु नहीं है, ये माँ की साड़ी के साथ पहना जाने वाला मंगलसूत्र है, ये बेटी की विदाई में दिया जाने वाला दहेज है, ये दादी की पुरानी संदूक में छुपा कर रखी गई वो चेन है जो बुरे वक्त के लिए रखी गई थी। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, ये भावना है, विश्वास है, परंपरा है। और यही वजह है कि भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। हर साल भारत करीब 700 से 800 टन सोना खरीदता है। इसमें से अधिकांश सोना विदेश से आता है, यानी इसके लिए हमें डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, विदेशी मुद्रा खर्च होती है। और जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमजोर होता है तो ये आदत देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बोझ बन जाती है। लेकिन क्या अभी ऐसी कोई स्थिति है? क्या वाकई देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई संकट है? यहीं से कहानी और गहरी होती है। 2026 की शुरुआत दुनिया में एक अजीब तरह की उथल पुथल मची हुई थी। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध अपने चरम पर था। डॉलर की ताकत बढ़ती जा रही थी, कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर थी, और पूरी दुनिया के बाजार एक अजीब किस्म की अनिश्चितता में थे। जैसे किसी को पता हो कि तूफान आने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कब। भारत में भी ये असर दिखने लगा था। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले दबाव में थी, इंपोर्ट महंगा होता जा रहा था, और ऐसे में अगर देश की जनता हर साल अरबों रुपए का सोना विदेश से मंगाती रहे तो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो और तेज़ी से घटने लगेगा। सोचिए, जब देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमज़ोर होता है तो क्या होता है? आयात महंगा हो जाता है, तेल, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ। महंगाई बढ़ती है, रुपया कमज़ोर होता है, और अगर हालात बहुत बिगड़े तो देश को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरवाजे पर जाना पड़ सकता है। जैसा श्रीलंका के साथ 2022 में हुआ था, जैसा पाकिस्तान के साथ होता रहता है। क्या भारत उस रास्ते पर है? नहीं, अभी नहीं। लेकिन एहतियात वही बरतता है जो समझदार हो, और शायद इसीलिए मोदी ने 10 मई को वो बात कही जो शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। हैदराबाद, 10 मई 2026 शाम का वक्त था। लाखों लोग जमा थे, एक विशाल जनसभा। हवा में उत्साह था, नारे थे, तिरंगे थे, और फिर मोदी बोले। उन्होंने पहले देश की ताकत की बात की, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात की, युवाओं की बात की। फिर उन्होंने एक पल के लिए रुककर कहा, और ये वो पल था जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस वक्त जो आर्थिक अस्थिरता है उसमें हमें अपनी विदेशी मुद्रा बचानी होगी, और सोने की खरीद उस मुद्रा को बाहर ले जाती है। इसलिए उन्होंने देश के हर नागरिक से विनम्र अपील की, 1 साल तक सोना मत खरीदो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चौंके, कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने एक दूसरे को देखा जैसे पूछ रहे हों, क्या सच में? लेकिन सोशल मीडिया पर वहाँ तूफान आ गया। देखते ही देखते #गोल्ड बैन, #मोदी ऑन गोल्ड, #सोना मत खरीदो ट्रेंड करने लगे। एक तरफ थे वो लोग जो कह रहे थे ये देशभक्ति है, जैसे 1965 में लोगों ने अपना सोना देश को दिया था, वैसे ही आज हमें ये छोटी सी कुर्बानी देनी होगी। दूसरी तरफ थे वो जो पूछ रहे थे, लेकिन क्यों? अगर देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो ये अपील क्यों करनी पड़ी? और तीसरी तरफ थे वो जो सीधे दुकान पर जा रहे थे, भाई कल से सोना और महंगा हो जाएगा, आज ले लो। ये इंसानी स्वभाव है, जब कोई कहता है मत करो तो पहली प्रतिक्रिया होती है क्यों नहीं। लेकिन इस सारे शोर के पीछे एक असली सवाल दब गया था। क्या ये अपील सिर्फ प्रतीकात्मक थी, या इसके पीछे कोई ठोस आर्थिक ज़रूरत थी? आइए थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा गहरे उतरते हैं। भारत और सोने का रिश्ता कितना पुराना है, ये जानने के लिए हमें हज़ारों साल पीछे जाना होगा।
वैदिक काल से लेकर मुगल साम्राज्य तक, अंग्रेज़ों के राज से लेकर आज़ादी के बाद तक सोने ने हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। 1991 का वो काला दौर याद है जब भारत के पास इतना भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था कि 2 हफ्तों का आयात हो सके। तब भारत को अपना सोना 67 टन सोना विमान में लादकर इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। एक लोकतांत्रिक देश का सोना गिरवी। वो रात भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक रातों में से एक थी और उसके बाद से भारत ने कसम खाई ये दोबारा नहीं होगा। लेकिन क्या 2026 में हम उस रास्ते के करीब हैं? क्या कोई नई चुनौती सामने खड़ी है? आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2024-25 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 620 अरब डॉलर था। ये एक बड़ी रकम है, लेकिन 2025 के अंत तक ये घटने लगा था। डॉलर मजबूत होता जा रहा था, रुपया दबाव में था और इसके साथ साथ भारत की सोने की खपत ने विदेशी मुद्रा पर एक अतिरिक्त बोझ डाला। हर साल भारत सोने पर करीब 35 से 45 अरब डॉलर खर्च करता है। ये वो पैसा है जो सीधे देश के बाहर जाता है। इसके बदले में आता है सोना, जो ज़्यादातर घरों की तिजोरियों में बंद हो जाता है। न उत्पादन में लगता है, न रोज़गार बनाता है। अर्थशास्त्री इसे अनप्रोडक्टिव इंपोर्ट कहते हैं, यानी ऐसा आयात जो देश की उत्पादकता में कुछ नहीं जोड़ता। और जब दुनिया में आर्थिक तूफान आता है तो यही कमज़ोरी सबसे पहले टूटती है। मोदी को ये पता था और इसीलिए उन्होंने वो बात कही जो शायद किसी नेता ने कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और पहलू है जो और भी दिलचस्प है। क्या ये पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने जनता से सोने के बारे में अपील की? नहीं। 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जनता से अपील की थी कि वो अपना सोना देश को दान करें, और लोगों ने दिया। घर की महिलाओं ने अपने गहने उतारे और देश की रक्षा के लिए दे दिए। 1991 में भी जब संकट था तब नरसिम्हा राव सरकार ने चुपचाप सोना गिरवी रखा, लेकिन जनता को नहीं बताया। डर था कि पता चलने पर घबराहट फैल जाएगी। और 2026 में मोदी ने खुलकर कहा, सार्वजनिक मंच पर लाखों लोगों के सामने। ये पारदर्शिता थी या ये एक बड़ी ज़रूरत का संकेत था? दिल्ली के एक जाने माने अर्थशास्त्री से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये अपील अगर 1 साल भी काम कर जाए तो भारत करीब 30 से 35 अरब डॉलर बचा सकता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये उतनी रकम है जितने में भारत कई महीनों का तेल आयात कर सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जनता इस अपील को मानेगी? और यही सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि भारत में सोने की खरीद सिर्फ व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये सामाजिक दबाव है। शादी में सोना चाहिए, त्योहार में सोना चाहिए, बेटे के जन्म पर सोना, बेटी की सगाई में सोना। अगर पड़ोसी खरीद रहा है तो हम कैसे पीछे रहें? लेकिन अब जरा इस कहानी का दूसरा रंग देखते हैं। जब मोदी ने ये अपील की, उसके ठीक 24 घंटे बाद क्या हुआ? सोने की दुकानों में भीड़ बढ़ गई। जी हाँ, जिस चीज़ से रोकने की कोशिश हुई, लोग वही खरीदने दौड़ पड़े। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो चीज़ दुर्लभ लगे उसकी मांग बढ़ जाती है। मुंबई के झवेरी बाज़ार में, जो भारत का सबसे बड़ा सोने का बाज़ार है, दुकानदारों ने बताया कि उस दिन बिक्री सामान्य से 3 गुना ज़्यादा रही। हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, हर जगह यही हाल था। लोग डर गए थे। उन्हें लगा कहीं सरकार सोने पर टैक्स ना बढ़ा दे, कहीं इंपोर्ट ड्यूटी ना लग जाए, कहीं बाद में और महंगा ना हो जाए। तो जो अपील विदेशी मुद्रा बचाने के लिए की गई थी, उसका तत्काल असर उल्टा हुआ। ये विडंबना थी, या ये एक सबक था कि अर्थव्यवस्था की दिशा बदलना उतना आसान नहीं जितना एक भाषण में लगता है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। क्या भारत को सच में डर है? दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। 2025 के अंत से 2026 की शुरुआत तक अमेरिका ने एक के बाद एक ऐसे फैसले किए जिन्होंने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया। नए टैरिफ्स लगाए, व्यापार समझौते तोड़े, डॉलर की ताकत का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। चीन ने जवाब दिया अपने तरीके से, और इस पूरी जंग में भारत जैसे विकासशील देश बीच में फंसे रहे, न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न पूरी तरह चीन के साथ, लेकिन दोनों के बीच की लड़ाई का खामियाजा भुगतते हुए। एक्सपोर्ट्स कम होने लगे, आईटी सेक्टर पर दबाव आया, रेमिटेंस में उतार चढ़ाव आया, और इन सब के बीच फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर ध्यान देना ज़रूरी हो गया। मोदी की अपील इसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा थी, लेकिन सिर्फ अपील से काम नहीं चलता।
इतिहास गवाह है, जब भी किसी सरकार ने जनता की आदतें बदलने की कोशिश की, उसे ज़मीनी हकीकत से लड़ना पड़ा। 1978 में भारत सरकार ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया था, जिसमें सोने की मात्रा पर सीमा लगाई गई थी। नतीजा, तस्करी बढ़ गई, काला बाजार फला फूला और 1990 में वो कानून वापस लेना पड़ा। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई। लोगों से कहा गया 500 और 1000 के नोट बदलो। एक बड़ा फैसला, लेकिन उसका असर क्या हुआ, इस पर आज भी बहस होती है। तो क्या सोने की खरीद न करने की अपील काम करेगी, या ये भी एक ऐसा फैसला बन जाएगा जिसे इतिहास एक और प्रयोग की तरह याद करेगा। लेकिन एक चीज़ जो इस बार अलग है वो है जागरूकता। 2026 का भारतीय नागरिक 1965 से बहुत अलग है। वो स्मार्टफोन चलाता है, यूट्यूब देखता है, व्हाट्सएप पर खबरें पढ़ता है। वो समझता है कम से कम थोड़ा थोड़ा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, और इसीलिए इस अपील का एक हिस्सा काम कर सकता है। शहरी मध्यम वर्ग जो पहले से ही म्यूचुअल फंड्स, SIP, डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहा है, उसके लिए ये अपील शायद ज़्यादा असरदार हो, क्योंकि उसके पास विकल्प हैं। लेकिन ग्रामीण भारत, जहां बैंक पहुंचना आज भी मुश्किल है, जहां सोना ही एकमात्र सुरक्षित निवेश माना जाता है, जहां शादी बिना सोने के सोची भी नहीं जाती, वहां ये अपील कितनी गहरी पहुंचेगी, ये सवाल बड़ा है और इसका जवाब वक्त देगा। एक और पहलू है जो बहुत कम लोगों ने देखा। जब मोदी ने सोना ना खरीदने की अपील की तो उन्होंने एक विकल्प भी सुझाया। उन्होंने कहा, अगर निवेश करना है तो डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों में करो। ये एक चतुर कदम था, क्योंकि इससे लोगों की बचत खत्म नहीं होती, बल्कि वो बचत देश के भीतर ही रहती है। सरकार उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है और लोगों को भी रिटर्न मिलता है। यानी ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं थी, इसके पीछे एक आर्थिक रणनीति थी। क्या ये रणनीति सफल होगी? अगर भारत के सिर्फ 10% लोग भी इस अपील को माने और फिजिकल गोल्ड की जगह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदें, तो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। ये छोटी बात नहीं है। और अब उस इंसान की बात करते हैं जो इस सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, एक आम भारतीय। मान लीजिए राधा, राजस्थान के एक छोटे शहर की रहने वाली। उसकी बेटी की शादी 6 महीने बाद है। उसने सालों से पैसे बचाए हैं। हर त्योहार पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदती रही, क्योंकि उसे पता था बेटी की शादी में सोना देना है। ये परंपरा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना मत खरीदो। राधा क्या करे? वो समझती है देशभक्ति, लेकिन वो ये भी जानती है शादी में सोना ना हो तो समाज क्या कहेगा, ससुराल वाले क्या सोचेंगे। उसके लिए ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी है। और जब तक इस सामाजिक पहलू पर काम नहीं होगा, सिर्फ अपील से बात नहीं बनेगी। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर दुनिया में वाकई कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमज़ोर होता है, तो क्या होगा? रुपया टूटेगा, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी की थाली से रोटी कम होगी। यही वो डर है जो मोदी की अपील के पीछे था। एक ऐसा डर जो कहा नहीं गया, लेकिन महसूस किया जा सकता था। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री बिना वजह नहीं कहता 1 साल तक सोना मत खरीदो। और ये ताकत आई जनता की मेहनत से, नेतृत्व के फैसलों से, और कभी कभी उन कुर्बानियों से जो लोगों ने चुपचाप दी। 1965 में जब शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, तो लोगों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था देशभक्ति दिखाने के लिए। क्या 2026 में भारतीय 1 साल का सोना छोड़ सकते हैं? देशभक्ति के लिए नहीं, अपने के लिए। यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले 12 महीने देंगे। और इसी के साथ हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज़रूरी है। चाहे आप मोदी के समर्थक हों या आलोचक, इस अपील के पीछे जो आर्थिक सच्चाई है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ वैश्विक अस्थिरता है और दूसरी तरफ घरेलू महत्वाकांक्षाएं। एक तरफ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाने की ज़रूरत और दूसरी तरफ है सदियों पुरानी सोने की परंपरा। एक तरफ है राष्ट्रीय हित और दूसरी तरफ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना यही असली चुनौती है। और इस चुनौती में हर भारतीय को फैसला करना है, अपना फैसला। इतिहास याद रखता है उन लम्हों को जब एक देश के लोगों ने मिलकर कुछ किया। 1947 में आज़ादी के लिए लड़े, 1965 में सोना दिया, 1991 में सुधार को स्वीकार किया,
और हर बार जब भारत को लगा कि शायद अब नहीं बचेगा, तो भारत बच गया, क्योंकि इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो टूटता नहीं। लेकिन ये ताकत अपने आप नहीं आती, ये आती है जागरूकता से, समझ से और कभी कभी एक छोटी सी कुर्बानी से। तो अगली बार जब आप किसी सुनार की दुकान के सामने खड़े हों और सोने की चमक आपको बुलाए, तो एक पल रुकिए, सोचिए, ये सोना सिर्फ आपकी तिजोरी के लिए नहीं है, ये उस देश की कहानी का भी हिस्सा है जो इस वक्त एक बड़े तूफान के सामने खड़ा है। आंखें खुली रखकर, पांव ज़मीन पर टिकाकर, और शायद, बस शायद, एक छोटे से फैसले से। क्योंकि राष्ट्र कभी किसी एक नेता से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है उन करोड़ों छोटे छोटे फैसलों से जो हम में से हर कोई हर रोज़ लेता है। सोना चमकता है, लेकिन देश की ताकत उससे भी ज़्यादा चमकती है।